गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल टीचर्स डे के अवसर पर आप सभी लोगों की विशेज़ मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। और इसी के साथ फ्रेंड, मेरी भी आप सभी लोग के साथ विशेष है आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाएं। जो भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में टारगेट किया है, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, उसको आप जल्दी से जल्दी अचीव करें। और सच में मुझे वो दिन ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ मैंने जो सोचा था, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। तो सच में मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगेगा। और इस दौरान जितना भी मुझसे होगा मैं आप सभी लोग के लिए पूरी मेहनत करूँगी। मैं, मेरी संस्था पूरी तरीके से आप लोग के साथ खड़ी होगी। ठीक है फ्रेंड, यही मेरी विशेज़ है। अपनी लाइफ में सफल होइए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत से दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने PDF की मांग की थी। फ्रेंड, PDF मांग रहे थे, तो उन लोगों के लिए जो करंट से PDF रिलेटेड होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जा करके आप वहाँ से इसका करंट का PDF वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर कितने रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, इस्कॉन के संस्थापक थे जिनका नाम है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, तो देखिए कितने रुपए का सिक्का इन्होंने जारी किया प्राइम मिनिस्टर ने। 125 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, फिर 150 रुपये का। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया। उसके बारे में तो बढ़ें तो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। इन्होंने यानी कि स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इस्कॉन का फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस्कॉन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था, जिसे आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस्कॉन जो था उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हरे कृष्णा आंदोलन किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? स्वामी प्रभुपाद के द्वारा की गई थी, जिसकी 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, प्रश्न यहीं से आएगा, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएगा। इस काम के माध्यम से ये जो संस्था थी, इसका उद्देश्य क्या था, या जो स्वामी प्रभुपाद ने जो ये संस्था बनाई थी उसके माध्यम से वो भारत और विशेष रूप से पश्चिम में गौड़ी वैष्णव धर्मशास्त्र के संचारक के रूप में योगदान दिया। ठीक है, तो इन्होंने यानी कि इस काम के माध्यम से स्वामी प्रभुपाद ने भारत और विशेष रूप से पश्चिम में गौड़ी वैष्णव यानी कि हिंदू धर्म का एक दर्शन है ये गौड़ी वैष्णव, उसके धर्मशास्त्र के संचारक के रूप में इन्होंने योगदान दिया। जो गौड़ी वैष्णववाद के मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है, किसकी आराधना की जाती है? इसमें राधा और कृष्ण की भक्ति की आराधना की जाती है। ठीक है, भक्ति योग का एक तरीके से ये रूप है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा आपका, एक यहाँ से इसके संस्थापक के रूप में, और यहाँ से गौड़ी जो आपका गौड़ी वैष्णववाद है उसमें किसकी पूजा, किसकी आराधना की जाती है? तो ये आपका राधा और कृष्ण की जाती है। और इस काम को जो आमतौर पर जाना जाता है वो हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 शीर्षक की रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये किस संस्था के द्वारा की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जारी की गई है? IMF के द्वारा, ADB के द्वारा, WTO के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो ADB के द्वारा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। ये प्रश्न पूछता है फ्रेंड, जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? जैसे कि IMF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, WTO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक लिस्ट बनाइए, अपने कमरे में वॉल पे लगाइए, दिन भर में 1-2 बार देखा करो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलिए, तो ADB के द्वारा की इंडिकेटर फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें देखा जाए तो हाल ही में
एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें दर्शाया क्या गया है, इस रिपोर्ट में क्या बात बताई गई है कि इस क्षेत्र में यानी कि एशिया वाले क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में कई विकास लक्ष्यों के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है। यहाँ तो पॉजिटिव बताया जा रहा है, 2 दशकों यानी कि पिछले 20 साल में देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो एशिया वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के जो देश हैं, वहाँ पे हमें लगातार विकास देखने को मिल रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है, ये इसमें बताया गया है। एडीबी में यह एडीबी के 49 क्षेत्रीय सदस्यों के लिए आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय आंकड़े प्रस्तुत करता है। देख लीजिएगा, डेवलपमेंट के साथ साथ आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक भी है और पर्यावरणीय आंकड़े भी है, ये भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में साथ में ये भी बताया गया है जो ये पेंडेमिक की वजह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इन क्षेत्रों में, तो देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ा है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी ने वर्ष 2020 में विकासशील एशिया प्रशांत क्षेत्र में 75 से 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल लिया। ठीक है, तो जहां एक तरफ ये रिपोर्ट जो है हमें पॉजिटिव चीज़ दिखा रही है, वहीं पे ये रिपोर्ट जो है जो अगले 1 साल के दौरान जो पेंडेमिक के वजह से इस क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वो भी हमें रिपोर्ट बता रही है कि इस क्षेत्र में मात्र 1 साल के ही अंदर 75 से 80 मिलियन लोग जो है वो अत्यधिक गरीबी में ढकेल दिए गए हैं। तो देखिए इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति होती है। पहले ही हम लोग काफ़ी चुनौती देख रहे हैं और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसके समाधान के रूप में भी आपको आंसर में भी हेल्प मिल सकती है कि जो अभी लगातार पोषण माह चल ही रहा है, 1 तारीख से लेकर के 7 सितंबर तक पोषण माह चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से सरकार जो है अपने आप को गरीबी, जो इतने ज़्यादा गरीब हैं या फिर कुपोषण के शिकार जो भारत में है, उसको उस समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार जो योजनाएं बना रही हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस समय आने वाले दिन में देखा जाए जो वर्ल्ड है ये एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड में डिवाइड होने वाला है। जितना प्रभाव पेंडेमिक के दौरान नहीं पड़ा, उसका ज़्यादा प्रभाव हमें पेंडेमिक के बाद देखने को मिलेगा, ना सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह से मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट वाली है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र जिला जहां मगरमच्छों की सभी 3 प्रजातियां मौजूद है। मगरमच्छों की 3 प्रजाति हैं और भारत का वह कौन सा जिला है जिसको ये गौरव हासिल हुआ है कि वहां पे 3 प्रजातियां इस समय उपलब्ध हैं। तो कौन सा है? भितरकनिका, भोपाल, केंद्रपाड़ा, लखनऊ। तो देखा जाए फ्रेंड, आंसर हो जाएगा केंद्रपाड़ा। ठीक है, उड़ीसा में ही है। भितरकनिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ओलिव वाइट टर्टल के लिए भितरकनिका जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा आंसर है केंद्रपाड़ा, जहाँ पे मगरमच्छों की सभी 3 प्रजातियां मौजूद हैं। ये देख लेते हैं। तो उड़ीसा का केंद्रपाड़ा अब भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां मगरमच्छों की सभी प्रजातियां मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी है? मगरमच्छों की 3 प्रजातियां देख लीजिए कौन सी हैं। लवड़ीय, जल वाले मगरमच्छ, घड़ियाल और एक मगर। ये 3 प्रजातियां जो ये सभी उप प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ठीक है, सिटीज के परिशिष्ट के तहत संरक्षित है। ठीक है, इसमें ये संरक्षित की गई, इसके भी तहत है, ध्यान रखिएगा, साइट्स के भी अंतर्गत ये संरक्षित है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में ये संरक्षित है, दोनों में। और IUCN के अंतर्गत देखा जाए तो IUCN में जो इन मगरमच्छों की स्थिति है फ्रेंड, रेड डेटा बुक जो है जारी करता है IUCN, उसमें देखा जाए जो लवड़ीय जल वाले मगरमच्छ हैं वो लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत आते हैं। घड़ियाल जो आते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं और मगर जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। कंसर्न की बात है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में देखा जाए तो घड़ियाल है, इनको काफ़ी ज़्यादा संरक्षण देने की आवश्यकता है, फिर उसका लीस्ट, फिर वल्नरेबल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अभी आप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में भी पढ़ लेना कि सूची 1, सूची 2 में जब कोई मतलब इन जीवों को रखा जाता है, इन प्रजातियों को रखा जाता है तो किस तरीके से संरक्षण दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक पैक लॉन्च करने वाला एशिया का देश कौन बन गया है? पहला एशियाई देश कौन है जिसने प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक पैक जो है वो लॉन्च किया है? तो चीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर भारत।
तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत जो है एशिया का पहला देश है जिसने प्लास्टिक समझौता यानी कि प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका ये है कि जो आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से जो लगातार पर्यावरण को चुनौती मिल रही है, जो लगातार पर्यावरण की हानि हो रही है, उससे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पुनः जो है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाहर निकालने के लिए ये समझौता किया गया है। तो इसमें देखा जाए भारत भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से एशिया प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। एशिया का पहला देश बन गया, ध्यान रखिएगा। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग बाहर करना। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए इस समझौते के अंतर्गत फ्रेंड एक टाइमलाइन भी बनाया गया है 2030। ठीक है, तो 2030 तक जितने भी अनावश्यक, जितने भी समस्याग्रस्त प्लास्टिक पैकेजिंग है, जितने भी वस्तुएं हैं जिनका उनको क्या किया जाएगा, रीडिज़ाइन किया जाएगा, उनका रिनोवेशन किया जाएगा, ताकि ये जो पर्यावरण में जो प्लास्टिक संबंधी जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये टैगलाइन है कि 2030 तक। और इस समझौते के तहत क्या किया जाएगा, जो समझौता किया गया है आपका ये प्लास्टिक पैक्ट जो समझौता किया गया है, इसके तहत देखा जाए जो 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को क्या किया जाएगा, जितने भी प्लास्टिक जो पैकेजिंग होती है उनको रीयूजेबल यानी कि उनका फिर से यूज़ किया जा सके और फिर रिसाइकल, जिनका रिसाइकल किया जा सके, इस योग्य बनाना। ठीक है, और जिसमें से कि 50% जो प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रभावी ढंग से रिसाइकल किया जाए। तो ये इसका टारगेट है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। और अगर भारत में फ्रेंड देखा जाए तो भारत में जितनी भी प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है उसमें अधिकांश प्लास्टिक जो है वो सिंगल यूज़ की है। ठीक है, सिंगल यूज़ की जाती हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो टारगेट ये है सरकार का कि 2030 तक इन प्लास्टिक को, इनका क्या किया जाए, रीडिज़ाइन को किया जाए, रीइनोवेशन किया जाए, जिससे कि इन प्लास्टिक का रीयूज़ किया जा सके, उनका रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, तो उनको पुनः जब हम इस्तेमाल में लाएंगे तो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं बनेगा, यही लक्ष्य है इसका। ठीक है, देख लीजिए भारत वार्षिक तौर पे 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिनमें 40% जो है कचरा बिना संग्रहण के चला जाता है। आप सोच लीजिए कितना ये खतरनाक है, कितना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक 3 नए सदस्यों को शामिल किया। ठीक है, हाल ही में देखा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्यों का विस्तार करते हुए इसने 3 सदस्यों को शामिल किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, हमें देखना है। संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, उरुग्वे या फिर बांग्लादेश। तो ये फ्रेंड आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है इनमें नहीं है। बाकी जो 3 सदस्य हैं, एक आपका संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है और बांग्लादेश है। ये 3 नए सदस्य न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने वैश्विक पहुंच के दायरे को विस्तृत करते हुए संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश को अपने प्रथम नए सदस्य देशों के रूप में स्वीकृत प्रदान किया है। ठीक है, तो देखा जाए जो एनडीबी है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो जो एनडीबी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए 3 नए सदस्यों को शामिल किया। और ये 3 नए सदस्य कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है, बांग्लादेश है। ये 3 नए सदस्य हैं। 2020 से इसकी बातें चल रही थी, ये अपने सदस्यता का विस्तार करेंगे, जिसको इन्होंने अब जाकर के क्रियान्वित किया है। ठीक है, एनडीबी की बात करें फ्रेंड, एनडीबी की जो स्थापना है वो फोर्टालेजा फ्रेंड ब्रिक्स में, अरे आपके ब्राज़ील में है, फोर्टालेजा में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2014 में किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? ये ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसी से मिला है ये ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है, पहले ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स था। आपका वर्क ये है ब्रिक्स के बारे में पढ़ना, इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा, किसके सुझाव पे हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि एक अर्थशास्त्री थे जिनके सुझाव पर जो ब्रिक्स है जो वो बनाया गया था। साउथ अफ्रीका जो कि आखिरी मेंबर जुड़ा, वो कब जुड़ा। ठीक है, बाकी हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स नेशन के द्वारा चूँकि ये स्थापित किया गया था एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2014 में। ठीक है, 2014 में इसको वो किया गया था, मतलब इस दौरान इसकी बात हुई थी कि स्थापना की बात हुई थी और 2015 में फ्रेंड इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, एनडीबी को। इसका जो मुख्यालय देख लीजिए 2015, इसका मुख्यालय देख लीजिए संघाई में स्थित है। ठीक है, संघाई चाइना में है स्थित। और
इस बैंक का उद्देश्य देख लीजिए, ब्रिक्स देशों, ब्रिक्स देश कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के सतत विकास परियोजनाओं में वित्त पोषण करना। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि विकास करना। किसका विकास करना? ये जो आपके 5 जो देश हैं, उन 5 देशों में जो कोई भी सरकारी परियोजना चल रही हो, जो कोई भी निजी परियोजना चल रही हो, यानी कि पब्लिक जो सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हो, प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हो, उन प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता देना, यानी कि बैंक ऋण देना, उनको इक्विटी शेयर देना, उनको एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट के द्वारा उन प्रोजेक्ट को सहायता देना ताकि वो अपना विकास कर सकें। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो देश हैं उनके विकास में योगदान देना, उनकी परियोजनाओं में योगदान देना इस एनडीबी का लक्ष्य है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही प्रोजेक्टों में ये सहयोग करता है। ठीक है, कौन? आपका एनडीबी। ठीक है, वर्तमान में इसकी जो बात करें, चेयरमैन कौन है फ्रेंड? मार्कोस। ठीक है, मार्कोस प्राडो इनके इस समय ये चेयरमैन हैं, और इसने यानी कि एनडीबी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस जो लोग देंगे, अगर यूपीएससी दे रहे होंगे तो भी पीसीएस में ये चीज़ पूछ सकता है कि एनडीबी को संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। वो प्राप्त है, 2018 में प्राप्त किया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है कि वर्ष 2021 की जो ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता वो भारत कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए हम आपको एक वर्क देते हैं। देखिए, हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा, आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पढ़ा होगा, AIIB। ठीक है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो आपका वर्क ये है कि AIIB के बारे में पढ़ना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है ये बताना, और साथ ही आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है एनडीबी का और AIIB का, यानी कि एनडीबी से किस प्रकार से भिन्न है AIIB। ठीक है, इनके सदस्यों के बारे में देख लीजिएगा कितने सदस्य हैं। तो नेशनल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके कार्य जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से किस तरीके से भिन्न है, ये आपको तुलना करना है। ये आपका वर्क है और प्लीज़ करिएगा फ्रेंड। कोई भी टीचर आपको 100% नहीं देता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्वयं एफर्ट डालना है, खुद ही एफर्ट डालना है। मैं आपको चाहती तो यहाँ पे एक पेज ऐड करती और आपको बता देती, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद से मेहनत करेंगे ना, खुद से फाइट करेंगे, और जब आप खुद से सर्च करोगे ना, वो आपके माइंड में बैठेगा और एग्जामिनेशन हॉल में वही आपको हेल्प करेगा। यही रीज़न है मैं आपको वर्क देती हूँ। और फ्रेंड कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उनका काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स, जैसे एक सौरभ जी हैं, काफ़ी अच्छा, वो अक्सर देखती हूँ मैं, जो डेली उनका डेली रहता है कि आंसर करना। और एक इस तरीके से फ्रेंड आप लोग भी करो, बहुत अच्छा लगेगा, आप ही लोग के लिए फ़ायदा है। सिलेक्शन आपका होगा, हमारा नहीं। सिलेक्शन लोगे, लाइफ आपकी सेट होगी, किसी और की नहीं। एफर्ट डालो, एफर्ट से ही सब कुछ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है बगराम एयरबेस। देखा जाए तो बगराम जो एयरबेस है ये आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। डायरेक्ट प्रश्न ज्योग्राफी से बनेगा, करंट से भी बनेगा। ठीक है, और मैप करो, मैपिंग मैं बोलती हूँ डेली। एटलस को तो अपने साथ लेके घूमो। ठीक है, तो कहाँ पे है बगराम एयरबेस? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या फिर सऊदी अरब? तो फ्रेंड ये है बगराम एयरबेस जो है वो अफ़गानिस्तान में है। अभी हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ है, देख लेते हैं। बगराम एयरबेस अफ़गानिस्तान में स्थित है। यह एयरबेस काबुल के निकट स्थित है, जिसके कारण लगभग 20 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे बड़े एयरबेस के रूप में इसका प्रयोग किया। देख लीजिए इसका लोकेशन, देख लीजिए ये काबुल है, ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है फ्रेंड, और ये काबुल है, अफ़गानिस्तान की राजधानी थी। काबुल पुराना है बहुत, काबुल के बारे में फ्रेंड हिस्ट्री में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये काबुल है, और काबुल के पास देखिए ये बगराम एयरबेस है। ठीक है, तो ये बगराम एयरबेस है जिसपे अभी तक 20 सालों से अमेरिका का एयरबेस हुआ करता था। और इसको जो बनाया था फ्रेंड, उसके बारे में अगर देखो तो इस एयरबेस को सोवियत संघ के द्वारा निर्मित किया गया था। चर्चा में ये इसलिए है कि भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जो अमेरिका की पूर्व दूत थी, जो एम्बेसडर थी पहले की अमेरिका की, जो यूनाइटेड नेशन में, जिनका नाम था निकी हेली। ठीक है, निकी हेली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वक्तव्य दिया कि इस एयरबेस पे चीन जो है वो कब्जा करना चाहता है, वो अपना अधिकार करना चाहता है, अपना आधिपत्य करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, उसको क्या इसकी ज़रूरत है? तो जो चीन है ना, वो बगराम एयरबेस को भारत के खिलाफ युद्ध के दौरान इस्तेमाल करना चाहता है। यही इसका कारण है। ऐसा
जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप देखें चीन की और भारत की सीमा देखो फ्रेंड, तो जो तिब्बत है, बीच में तिब्बत आ जाता है, तो तिब्बत का पठार काफ़ी ऊंचाई पर है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार जो है वो बीच में आ जाता है, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे है। और ऊंचाई पे होने के कारण जब भी अगर मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है भारत और चीन के बाद, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन केस अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, युद्ध हो रहा हो, तो भारत को, चीन को जो है तिब्बत के इतने अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण उसको अपने एयरबेस, अपने जो युद्ध विमानों के परिचालन के लिए काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचाना। तो जिसके कारण अगर किसी कारण युद्ध होता है भारत और चीन के, तो वो इस एयरबेस का जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा भारत के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत के स्थान पर है। भारत किस स्थान पे है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में, देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्थान है बताइए जल्दी से। हमारा जो स्थान है भारत का वो है तीसरा, ठीक है, तीसरा स्थान है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में, ठीक है, तीसरे स्थान पे है। इसके बारे में देखा जाए अगर तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न या स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, स्टार्टअप ही कहते हैं यूनिकॉर्न को। इस सूची में देखा जाए तो अमेरिका शीर्ष पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। सूची के अनुसार भारत में इस समय कितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं, कितने ज़्यादा, 51 हैं। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए तो 396 है और चीन में देखा जाए तो 277 यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो 51 यूनिकॉर्न में भी देखा जाए जो सर्वाधिक यूनिकॉर्न है, यानी कि जो स्टार्टअप है 31 स्टार्टअप के साथ देखा जाए तो बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ सेकंड नंबर पे देखा जाए तो 12 नंबर के साथ मुंबई है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है ये भी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो कहाँ पे है, तो वो बेंगलुरु में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में देखा जाए तो भारत तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की जाएगी। देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न यही आ जाता है कि किसके द्वारा की जाएगी ब्राइट स्टार, भारत, अमेरिका, रूस या फिर मिस्र। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र के द्वारा ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की जाएगी। इसके बारे में अगर देखें तो विश्व के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों में से एक ब्राइट स्टार की मेजबानी मिस्र के द्वारा की जाएगी। यह अभ्यास देखिए कहाँ है, भूमध्य सागर में मोहम्मद नगुइब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास में देखा जाए लगभग 21 देश भाग ले रहे हैं। और ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच जो शांति समझौते के हिस्से के रूप में हुआ था। और तब से ये प्रत्येक 2 वर्षों पर, ये 2 वार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अमेरिका के सहयोग से मिस्र द्वारा आयोजित किया जाता है। मेन चीज़ आपके लिए ये है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत देखो, ये देख लो ब्राइट स्टार देख लो किससे संबंधित है, आपका मिस्र के द्वारा, ठीक है, आयोजित किया जाता है। ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकार कल्याण योजना में के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। डायरेक्ट प्रश्न है ये कि पत्रकार कल्याण योजना की जो दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए जो समिति गठित की गई है वो किसके निर्देशन में की गई है। राजेंद्र अग्रवाल, अशोक टंडन, RN जोशी, हर्ष कुमार भनवाल। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा हमारा अशोक टंडन की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना की जो मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये कौन है, तो ये प्रसार भारतीय बोर्ड के सदस्य हैं अशोक टंडन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो कि पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करेंगे, ठीक है। अशोक टंडन ध्यान रखिएगा, पत्रकार से संबंधित, पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित है, उसके जो दिशा निर्देश हैं उसकी समीक्षा करने के लिए इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उग्रवादी संगठनों के साथ कार्बी आंगलोंग समझौता किया गया है। तो कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के उग्रवादी संगठनों के साथ किया गया है, तो इसके बारे में अगर देखें फ्रेंड तो
असम, मिज़ोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा हमारा असम। ठीक है, असम के हैं ये उग्रवादी, जिनके जो समझौता उग्रवादी संगठन है जिससे समझौता किया गया, जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग समझौता। फ्रेंड ये पहले भी ये समझौता किया गया था वर्ष 1995 से 2011 के बीच में ये समझौता हुआ था, लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि केंद्र और असम सरकार ने, यहाँ सरकार होना चाहिए, सरकार ने कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में 5 उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता किया है। यह समझौता उग्रवाद मुक्त समूह पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण में एक और बड़ा कदम है। एक और बड़ा कदम से तात्पर्य यह है फ्रेंड कि इसके पहले भी जो है सरकार के द्वारा कई समझौते किए गए थे, जैसे कि इसके पहले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ब्रू परिवारों के पुनर्वासों, बोडो अलगाववादी संगठनों के भी साथ कई ऐसे समझौते किए गए थे। इन समझौतों का उद्देश्य क्या था? पूर्वोत्तर भारत को उग्रवाद से मुक्त करने की दिशा में ये समझौते किए जा रहे थे। ठीक है, ये समझौता जो है कार्बी आंग्लो समझौता इसलिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर बात करें तो ये जो इसके पहले भी इनके साथ समझौता किया गया था, इन कार्बी आंग्लो के साथ, ये एक तरीके से कार्बी जो फ्रेंड असम में ये जातीय समूह है। ठीक है, और कई गुटों के टुकड़ों में ये भी घिरी हुई हैं। तो इसके पहले भी देखा जाए 1995 से 2011 के बीच में भी त्रिपक्षीय समझौते हुए थे। ठीक है, त्रिपक्षीय देखा जाए तो समझौते हुए थे, लेकिन ये जो समझौता इस बार का हुआ, इसमें देखा जाए तो इस समझौते के अंतर्गत पहली बार जो है कार्बी आंग्लो के सभी 5 उग्रवादी संगठनों से सरकार ने पूरी तरीके से हथियार डालने के बाद ही समझौता किया है। ये 5 जो उग्रवादी संगठन है, जैसे कि आपका पीपुल डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगी, जो नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट है, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स है ना, यही सब थे जो लिबरेशन टाइगर्स हो गए। फिर उसके बाद देखा जाए तो कुकी है, कुकी लिबरेशन फ्रंट है, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। तो इन 5 के साथ पहली बार सरकार ने पूरी तरीके से हथियार डालने के बाद ही समझौता किया है, इसलिए ये समझौता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो केंद्र सरकार की जो लगातार उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर का जो एक तरीके से प्रयास है, उस तरफ जो है सरकार काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और इसी समझौते के तहत सरकार जो है वहाँ के जो उग्रवादी समुदाय हैं उनको हथियार को छोड़ने को कह रही है, उनके सामने ज़्यादा विनम्रता से बात करके, उनकी मांगों को ज़्यादा पूरा करके, इवन जितना वो मांग रहे हैं उससे ज़्यादा सरकार उनको दे करके उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे शांति स्थापित की जा सकती है। काम आपका, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, मैप खोलेंगे, एटलस खोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए लगातार। चाहे आप एनवायरमेंट से रिलेटेड ले लीजिए, न्यूज़ बना हुआ है, चाहे आप ऐसे समझौतों से ले लीजिए, न्यूज़ में बना हुआ है। प्रश्न एक पक्का है, आएगा, लिख लीजिए। ठीक है, ये श्योर है आना। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेना। चलिए अब हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में देखें तो भारत सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसे क्या कहा, बिहार सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया उसका नाम है कैचअप पाठ्यक्रम। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखरा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ये भी बताया था। अवनी लेखरा को राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 का आयोजित होने वाले सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल ये देख लो कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की जो 20 से 21 की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। कनाडा के शहर बर्नाबी में अब से हर साल 5 सितंबर को मनाया जाएगा गौरी लंकेश दिवस। गौरी लंकेश कौन थी फ्रेंड? ये एक वामपंथी पत्रकार थी और इनकी ही एक पत्रिका निकलती थी जिनको कहा जाता था गौरी लंकेश पत्रिका। ठीक है, इनके बारे में माना जाता है काफ़ी ज़्यादा ये साहसी पत्रकार थी। इन्होंने समाज में बुराइयों को, अंधविश्वास को लेकर के काफ़ी चुनौती दिया, गरीबी को ख़त्म करने में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। एक तरीके से सोशल भी बहुत थी
और ऐसा माना जाता है कि, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कई बच्चे शुरू हो जाएंगे कि मैं ही बोल रही हूँ, ऐसा माना जाता था कि ये जो चूँकि वामपंथी थे तो ये हिंदुत्व विरोधी काफ़ी इनकी जो रहती थी नीतियाँ, हिंदुत्व विरोधी काफ़ी इनकी बातें ऐसा रहती थी। तो कुछ गुटों के द्वारा, कुछ कहा जाता है कि कुछ हमलावरों के द्वारा 5 सितंबर के दिन, 5 सितंबर 2017 बेंगलुरु में इनके घर पे इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी उपलक्ष्य में कनाडा के जो बरनावी में हर 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस के रूप में मनाने की डिसीजन लिया गया, ठीक है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष प्रबंधक CMD जो बनी है, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वर्तिका शुक्ला पहली महिला बनी है, वर्तिका शुक्ला। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तित्व रिकवर ओपन में जीता, क्या जीता, कांस्य पदक जीता, ठीक है। 1 सितंबर 2021 को NCERT ने अपना कितने वर्ष स्थापना दिवस मना लिया, 61वां स्थापना दिवस मनवाया NCERT ने। NCERT का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बहुत को तो नहीं पता होगा, खुद से बताना, हंसी आ रही होगी, फेस पे हंसी आ गई ना। NCERT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए भाई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सबको याद होना चाहिए NCERT, ठीक है। उसने अपना 1 सितंबर 2021 को 61वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से योजना शुरू किया जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये लोग आपस में डिजिटल करेंसी के थ्रू आपस में लेन देन करेंगे, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और अफ्रीका, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे पे है कि हाल ही में एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो है दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसने दक्षिण कोरिया ने, यानी कि साउथ कोरिया ने जो एप्पल और भुगतान के जो ऐप है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, संसदीय आउटरीच कार्यक्रम। थोड़ा सा सर्च कर लेना, गूगल आप लोग करते ही होंगे दिन भर, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के बारे में समझ लेना। बाकी यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि जो संसद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया संसदीय आउटरीच कार्यक्रम, मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में, ठीक से, लेकिन एक बार आप लोग भी देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। आइए यूपी स्पेशल पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 45वीं बैठक जो होगी वो लखनऊ में होगी, ठीक है। तो GST परिषद की 45वीं बैठक कहाँ पे होगी, लखनऊ में होगी। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप 64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार कहाँ के निवासी हैं, ग्रेटर नोएडा के निवासी, ठीक है। प्रवीण कुमार, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हाई जंप पे इन्होंने रजत पदक जीता है और ये ग्रेटर नोएडा के हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी गई, कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खोला जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। फिरोजाबाद का नया नाम रखने का विचार चल रहा है जिसका नाम रखा जाएगा फिरोजाबाद को चंद्रनगर। पहले इसका नाम चंद्रनगर ही था, चंद्र नामक शासक हुआ करते थे इस क्षेत्र के, उन्हीं के नाम पे था, बाद में फिरोजाबाद, अब पुनः इसको चंद्रनगर रखने का विचार किया जा रहा है। फिर देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कहाँ की जाएगी, लखनऊ में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, लखनऊ में 2 चीज़ें हैं देखा जाए तो, एक तो आपका लखनऊ में देखा जाए तो GST की 45वीं बैठक हो रही है, और लखनऊ में देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का जो बन रहा है वो लखनऊ में बन रहा है, और कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली में। भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाएगी नोएडा में, कहाँ से, नोएडा में जो एयरपोर्ट है जेवर से लेकर के फिल्म सिटी के बीच में चलाएगी पॉड टैक्सी, ठीक है, पहली पॉड टैक्सी नोएडा में। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का विजेता उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे देखा। आज हम लोगों ने न्यूज़ देखी जो भी इंपॉर्टेंट था, और हम लोगों ने फिर फैक्ट्स स्पेशल देखा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा और लगेगा जब आप लोग को जो टास्क दिया जा रहा है उसे आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को और मज़ा आएगा। चीज़ें करो, मैं बार बार कह रही हूँ, सेल्फ आपको खुद से एफर्ट डालना होगा, ठीक है, खुद से एफर्ट डालो, सिलेक्शन आपका है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।